Hello everyone. We are discussing the dual nature, and in dual nature we have discussed about photoelectric effect and what are the laws of photoelectric effect, that is also discussed. So in photoelectric effect we have considered light as a particle. So by considering light as a particle only, the photoelectric effect can be explained. So where does the wave theory fail? क्योंकि wave theory is also valid and particle theory is also valid. तो wave theory जो था, ये wave theory photoelectric effect में कहाँ fail हो गया? That is we have discussed. तो another important, that is we have discussed, नहीं we will discuss now. So another important question from this chapter is failures of wave theory. So the next one is failures of wave theory. So wave theory कहाँ फेल हो गया? देखो, तो इसके बारे में मैं नेक्स्ट नोट्स इतना मैं नहीं लिखूँगा अभी. आई विल सिंपली टेल यू एंड आई विल सिंपली एक्सप्लेन कि कहाँ कहाँ फेल हो गया. देखो, तो व्हाट इज़ द फर्स्ट वन? तो सिंपली अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी द एनर्जी कैरीड बाय द वेव्स डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी. ठीक है, देखो, अकॉर्डिंग टू पार्टिकल थ्योरी द एनर्जी कैरीड बाय द लाइट डिपेंड्स ऑन द फोटोन, बट अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी द एनर्जी कैरीड बाय द वेव्स डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी. ओके, तो अकॉर्डिंग टू पार्टिकल थ्योरी एनर्जी कैरीड बाय द वेव कैरीड बाय द लाइट डिपेंड्स ऑन फोटोन, एंड फोटोन का एनर्जी डिपेंड करता है इंटेंसिटी के ऊपर में. ठीक है, तो देखो पार्टिकल थ्योरी में क्या बोला था कि एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, ये है पार्टिकल थ्योरी. लेकिन जो वेव थ्योरी है, वेव थ्योरी क्या बोलता है कि एनर्जी जो है इट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी. मतलब लाइट का अगर इंटेंसिटी ज़्यादा है तो यहाँ पे एनर्जी भी ज़्यादा होगा. ठीक है, ऐसा तो कोई बात नहीं है. ठीक है, देखो अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी द एनर्जी कैरीड बाय वेव डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी एंड इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन द इंटेंसिटी. ठीक है, द लाइट वेव विथ लार्जर इंटेंसिटी विल प्रोवाइड मोर एनर्जी टू द electrons of the metals, consequently the energy of the electrons will increase. Okay, but according to experimental observation the kinetic energy of the photoelectron does not depend on intensity but it depends on frequency. तो ऑलरेडी हम लोगों ने जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में डिस्कस किया, वहाँ पे हम लोगों को क्या मालूम चला कि अगर एक इंसिडेंट फोटोन का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, अगर एक इंसिडेंटिंग फोटोन का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, जैसे कि मान लो कि तुम्हारा पास दो लाइटें हैं, एक जो है वेव रेड कलर, एक है रेड कलर ऑफ लाइट और एक है ब्लू. ठीक है, दो कलर्स ऑफ लाइट, एक रेड एंड ब्लू. तो रेड का वेवलेंथ कितना होता है? लैम्डा रेड इज ग्रेटर देन लैम्डा ब्लू. यस और नो? ठीक है, तो नाउ यू टेल मी व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लैम्डा एंड फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी. सो यू ऑलरेडी नो दैट v इज इक्वल टू लैम्डा इंटू न्यू. v इज इक्वल टू लैम्डा इंटू न्यू. सो न्यू का वैल्यू कितना होगा? न्यू इक्वल टू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय लैम्डा. तो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट न्यू इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई लैम्डा, दैट इज यू ऑलरेडी नो. तो रेड कलर का फ्रीक्वेंसी क्या होगा? कम होगा, और ब्लू कलर का फ्रीक्वेंसी क्या होगा? वो ज़्यादा होगा. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द पार्टिकल थ्योरी ये रेड कलर जो है उसका एनर्जी कम होगा, और ये जो ब्लू कलर है उसका एनर्जी बहुत ही ज़्यादा होगा. ठीक है, तो मान लो तुम्हारा पास एक बहुत बड़ा लाइट है, उसका कलर रेड है, तो इट मे नॉट बी एबल टू इजेक्ट द फोटो इलेक्ट्रॉन. क्यों? क्योंकि उसका एनर्जी कम है. बट तुम्हारा पास एक स्मॉल एलईडी बल्ब है जिसका कलर ब्लू है, बट ब्लू विल बी एबल टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस. क्यों? क्योंकि उसका तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है ना. बट अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी तुम्हारा पास अगर एक बहुत बड़ा साइज का लाइट है, नो मैटर व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, इट विल बी एबल टू इजेक्ट फोटो इलेक्ट्रॉन. तो ये था फेलियर ऑफ वेव थ्योरी. ठीक है, तो वेव थ्योरी वहाँ पे फेल हो गया. अच्छा, दूसरा क्या है? देखो, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी द लाइट ऑफ एनी फ्रीक्वेंसी कैन एमिट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटेलिक सरफेस प्रोवाइडेड द इंटेंसिटी ऑफ लाइट be sufficient to provide the necessary energy for emission of electron. But according to experimental observation, light of frequency अगर threshold frequency से कम है, then it will not be able to eject an electron from the metal surface. ठीक है,
तो अगेन यू लिसन कि जो वेव थ्योरी है, वेव थ्योरी ने क्या बोला है कि एनर्जी ऑफ लाइट तो फ्रीक्वेंसी में डिपेंड नहीं करता है। तो तुम्हारा पास अगर एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ लाइट है, नो मैटर व्हाट इज़ द कलर, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, व्हाटएवर, देन अगर लाइट का सोर्स बहुत बड़ा है तो उसका एनर्जी बहुत बड़ा होगा, तो इट विल बी एबल टू इजेक्ट फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। लेकिन ये बिल्कुल इनकरेक्ट है, क्योंकि अगर मेरा पास एक बहुत स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट है जिसका इंटेंसिटी बिल्कुल बहुत कम है, बट अगर उसका फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है तो इट कैन इजेक्ट फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। ओके, और अगर कोई एक लाइट का जो पार्टिकल मतलब फोटोन, उसका अगर एनर्जी लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, तो तुम्हारा पास जितना बड़ा साइज का लाइट नहीं है, मान लो कि ये बोर्ड जो है, ये बोर्ड का जैसा एक बड़ा सोर्स ऑफ लाइट है तुम्हारे पास, लेकिन उसका जो फ्रीक्वेंसी है, इसका फ्रीक्वेंसी लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, तो देन यू विल नॉट बी एबल टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। ये हम लोगों को किसने बोला है? ये दिस इज वी गॉट फ्रॉम आवर एक्सपेरिमेंट। सो दिस इज द सेकेंड फेलियर ऑफ वेव थ्योरी। ठीक है, एंड द थर्ड फेनोमेनन इज, वेव थ्योरी बोलता है कि मान लो एक सरफेस है, ये एक मेटल सरफेस है, तो यहाँ पे लाइट इंसिडेंट हो रहा है, देन द एनर्जी ऑफ द लाइट विल बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ऑल द इलेक्ट्रॉन। देखो एक एग्जांपल तुम लोग इमेजिन कर लो, मान लो ये जो रूम है, ये क्लासरूम के अंदर में 10 बच्चे हैं, ठीक है, 10 बच्चे को हम लोग इमेजिन कर लेते हैं 10 इलेक्ट्रॉन। तो एक बच्चे को ये रूम से बाहर जाने के लिए एक रोटी का एनर्जी चाहिए। एक रोटी में जितना एनर्जी होता है, एक बच्चा को उतना ही एनर्जी चाहिए टू लीव द क्लासरूम। एनर्जी तो चाहिए ना, टू लीव द क्लासरूम, वहाँ से वहाँ तक जाने के लिए। तो वेव थ्योरी क्या कहता है कि बाहर से एक रोटी आया, ठीक है, लेट अस ब्रिंग वन रोटी फ्रॉम द आउटसाइड, देन दैट रोटी विल बी इक्वली डिवाइडेड अमंग द 10 स्टूडेंट्स। तो सब स्टूडेंट को कितना मिला? 1/10, 1/10, 1/10। फिर सेकेंड रोटी विल कम, उसको भी डिवाइड करो, सबको मिला 2/10, 2/10। क्या एक रोटी मिला है अभी तक सबको? नहीं। तो 10 रोटी जब आएगा उसका बाद सबको मिलेगा एक एक रोटी, ठीक है। तो उसके लिए हम लोगों को क्या, उसके लिए एक टाइम चाहिए, बिकॉज जब तक 10 रोटी नहीं आएगा अंदर, तब तक कोई भी इलेक्ट्रॉन्स या स्टूडेंट बाहर नहीं जा सकता है, ठीक है। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमें क्या कहता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमको ये कहता है कि जब बाहर से एक रोटी आएगा तो वो एक रोटी एक ही स्टूडेंट को मिलेगा। एक रोटी बाहर से आया, उस गिव इट टू वन स्टूडेंट, ठीक है, मान लो वो तुम किसी एक बच्चे को दे दो तो उसको पूरा एनर्जी मिल गया टू लीव द क्लासरूम, वो निकल गया यहाँ से। फिर एक रोटी आया, दूसरा को दे दो, फिर द सेकेंड वन, ही और सी विल टेक द रोटी एंड सी विल गो आउटसाइड। ओके, बात समझ में आ रहा है ना तुम लोगों को? तो वेव थ्योरी क्या कहता है कि वट एवर लाइट इज इंसिडेंटिंग ऑन द मेटल सरफेस, इट विल बी इक्वली डिवाइडेड अमॉन्ग ऑल द इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स सबको कम कम एनर्जी मिलेगा, तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स तो इजेक्ट नहीं होगा, तो इट विल टेक सम टाइम। बट एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी शोज दैट कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज एन इंस्टेंटेनियस फेनोमेनॉन। द टाइम लैग बिटवीन स्ट्राइकिंग द मेटल सरफेस बाय ए फोटोन and the emission of photoelectron is approximately 10 to the power minus 9 second only. So ये था another failure of wave theory। तो थर्ड पॉइंट में फिर से तुम लोगों को बोलता हूँ कि according to wave theory, the energy transferred by the light waves will not go to a particular electron, but it will be distributed uniformly to all the electrons present in the metal surface. Therefore, electrons will take some time to collect the necessary energy for their emission, but experimental observations show that the emission of electron take place instantaneously after the light is incident on the metal, whatever the intensity of the light may be, if frequency of incident photon is greater than threshold frequency. So this is nothing but failures of wave theory. After this we will discuss about de Broglie hypothesis. तो within one मतलब in our next class we will start de Broglie hypothesis, और उस क्लास में हम लोगों का ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। So now we will solve some numerical from this chapter, because numericals from this chapter is very very essential. So first we will start it from तो I think SEBA मतलब the council has given an advertisement, and through the advertisement they said that they will reduce the syllabus by 30%, and you will be able to know about the reduction in the syllabus by on 31st August. So I think
one experiment is there which is known as Davisson and Jarmer experiment, जो कि एकदम लास्ट टॉपिक है. आई थिंक इट विल बी रिमूव्ड, दे विल रिमूव दिस. ओके, सो देखो पहले हम लोग करते हैं एग्जाम्पल 11.1 मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी. मोनोक्रोमेटिक मीन्स the source of light where only one color is present. So monochromatic light of frequency. So what is given to us? We have given with the frequency. सो जो हम लोगों के पास मोनोक्रोमेटिक लाइट है उस मोनोक्रोमेटिक लाइट का फ्रीक्वेंसी है 6 × 10⁻14. सो नाउ आई एम डूइंग एग्जांपल 11.1. मोनोक्रोमेटिक लाइट का फ्रीक्वेंसी है 6 × 10⁻14 हर्ट्ज. ओके, इज प्रोड्यूस्ड बाय लेजर. द पावर एमिटेड इज 2 × 10⁻³ वाट. So 2 × 10⁻³ watt. ठीक है, power emitted. What is the energy of a photon in the light beam? So what is the energy of each photon? Part 1. Energy of photon will be h nu. So which is 6.626. You consider it to be 6.6 into 10⁻34 into frequency is 6 × 10⁻14. So it will be 3.98 into 10⁻19. So it will be 3.98 into 10⁻19 joule. This is the energy of each photon. Next one is how many photons per second on an average are emitted by the source. Acha, per second. Number 2, you have given with time. Time is given as 1 second. So what is the formula of power? Power is nothing but work done divided by time. So here time, this is nothing but energy divided by time. From here what we can write? That energy is equal to power into time. You have to calculate. Okay, so here time is given as 1 second, so power will be equal to E. Why? Because time is given as 1 second. So what is the total energy? This is energy of each photon, huh? This is single photon ka energy. Energy of each photon. And that is total energy, na? So we will consider this one to be say E dash. Okay, so this is total energy. So total energy will be equal to what? Total number of photons multiplied by energy of each photon. So it will be, so what is the value of n? Number of photon will be power divided by E dash. Matlab energy of each photon. So power is equal to what? Power is 2 × 10⁻³ and E dash is 3.98 into 10⁻19. I am not doing calculations, so it will be 5 × 10⁻15. 5 × 10⁻15 photons per second, because we have considered time is equal to 1 second. So this is about example 11.1. Now we will go to example 11.2. Now we will go into example 11.2. So in example 11.2, what is given? So 11.2. So go through example 11.2. The work function of cesium metal is 2.14. Example 11.2 is very, very important. The work function is given as kitna? 2.14 electron volt.
The work function is given as 2.14 electron volt. Find number 1 threshold frequency of cesium. So phi naught is equal to what? H nu naught is equal to 2.14 into 1.6 into 10 to the power minus 9. ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है ना, तो यू कन्वर्ट इट टू जूल, तो मल्टीप्लाई इट बाय 1.6 into 10 to the power minus 19. So nu naught will be 2.14 into 1.6 into 10 to the power minus 19 divided by h, which is 6.63 into 10 to the power minus 34. If you do the calculation, your answer will be 5.16 into 10 to the power 14 hertz. You are calculating frequency, so unit is hertz. Okay, done. Next one is the wavelength of the incident light if the photocurrent is brought to 0 by a stopping potential of 0.60 volt. So ये first part मेरा हो गया, ये है second part. You are given with stopping potential which is equal to 60 or sorry, stopping potential is 0.60 volt. You have to calculate the frequency of the incident light, which is your equal to lambda. So how will you calculate? Very simple. Very simple. So EV naught is equal to H nu minus phi naught. Done. This is E into 0.6 volt na is equal to H nu minus 2.14 electron volt. So it will be 0.6 electron volt H nu minus 2.14 electron volt. So H nu is equal to 2.14 plus 0.6 electron volt. So H nu is equal to 2.74 electron volt. So Hc is by lambda 2.74 into 1.6 into 10 to the power minus 19. So lambda is Hc divided by 2.74 into 1.6 by 10 to the power minus 19, which is 6.63 into 10 to the power minus 34 into 3 into 10 to the power 8, 2.74 into 1.6 into 10 to the power minus 19. लंबा कैलकुलेशन होगा ये सब एग्जाम में. So it will be 454 nanometer. So you can do it in your home also. कैलकुलेशन तुम लोग खुद कर लेना, क्योंकि मैं तो फिजिक्स डिस्कस करता हूँ, यहाँ पे कैसे कैलकुलेशन डिस्कस करेंगे, ठीक है ना. कैलकुलेशन हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे. सो ये हो गया हम लोगों का एग्जाम्पल 11.2. और मैंने क्या बोला कि एग्जाम्पल 11.2 एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो इस बार हम लोग करेंगे एग्जाम्पल 11.3. इसको करेंगे अभी. स्टेप बाय स्टेप करना, ये चैप्टर बहुत आसान है, ठीक है. फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो एक काम करो, मेरा लेक्चर जो है उसको पूरा बिगिनिंग से एक बार देखो, थोड़ा उसका नोट बनाओ, उसका थोड़ा कोई नोट लिखो तुम लोग कॉपी में, पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा, ठीक है. नहीं समझ में आने से मुझे फ़ोन करना. अच्छा, द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन द विजिबल रीजन इज़ अबाउट 390 नैनोमीटर फॉर वायलेट कलर, ठीक है. तो व्हाट इज़ गिवन? So what is given? Lambda violet is given. We have given with lambda phi. Phi means violet, and violet color का wavelength कितना है? 390 नैनोमीटर, मतलब 10 to the power minus 9 मीटर. ओके. अच्छा, about 550 नैनोमीटर फॉर येलो ग्रीन कलर. अच्छा, येलो भी है, ग्रीन भी है,
उसका कितना है 550 नैनोमीटर। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, 550 नैनोमीटर। सो नेक्स्ट वन इज 7 and about 760 नैनोमीटर फॉर रेड कलर। तो रेड कलर के लिए है 760, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेड कलर का होता है ना फिब्जियोर पैटर्न में, ठीक है। अच्छा, व्हाट आर द एनर्जीज ऑफ फोटोन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन वायलेट एंड द एवरेज, ओ अच्छा, यू हैव टू फाइंड आउट एनर्जी। तो एनर्जी नंबर ए का जो 1 है उस पर फाइंड आउट करने के लिए बोला है एनर्जी ऑफ वायलेट। तो ये कितना होगा H न्यू वायलेट, तो ये होगा HC डिवाइडेड बाय लैम्डा वायलेट। तो H का वैल्यू है 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय 390 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9। कैलकुलेशन तुम लोगों का डिपार्टमेंट है। अच्छा, इसको एनर्जी जो है उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। उसका आंसर होगा 5.10, देखो 5.10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल होगा। तो जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए यू हैव टू डिवाइड इट बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। सो योर आंसर विल बी 3.19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। सो हम लोग आते हैं इसका पार्ट 2। पार्ट 2 में बोला है कि एनर्जी ऑफ येलो ग्रीन। तो येलो ग्रीन में क्या होगा, डायरेक्टली लिखते हैं हम लोग HC डिवाइडेड बाय लैम्डा येलो ग्रीन। सो इट विल बी 6.63 10 टू द पावर माइनस 34 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय 550 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9, मतलब सेम एज प्रीवियस। ठीक है, तो इट विल बी सेम एज प्रीवियस। सो यहाँ पे एक काम करो, इसको डायरेक्टली 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 से डिवाइड कर दो, तो डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा आंसर, और उसका आंसर होगा 2.26 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इस पर खाली कैलकुलेशन ही इम्पॉर्टेंट है। नंबर 3, इस बार हमको कैलकुलेट करना है एनर्जी ऑफ रेड कलर। तो एनर्जी इन द रेड एंड में कितना होगा, सेम HC डिवाइडेड बाय लैम्डा रेड। तो दिस इज 6.63 10 टू द पावर माइनस 34, C is 3 into 10 to the power 8, wavelength of red is 760 into 10 to the power minus 9 into 1.6 into 10 to the power minus 19. Why we are dividing the equation, dividing it by 1.6 into 10 to the power minus 19 in order to obtain the answer in electron volt. So it will be 1.64 electron volt, okay? ठीक है। सो इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व। सो व्हाट इज द पार्ट बी, फ्रॉम व्हिच ऑफ द फोटोसेंसिटिव मटेरियल विथ वर्क फंक्शन लिस्टेड इन टेबल 11.1। तो दिस पार्ट हम लोग टेबल्स पे चेक नहीं करेंगे अभी, ठीक है। सो दिस इज अबाउट 11.3। टेबल से तुम लोग चेक कर लेना कि किसका वर्क फंक्शन इसका साथ ज़्यादा है और कम है, ठीक है। सो 11.3 इज डन। दिस प्रॉब्लम इज नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, बट 11.2 जो मैंने बोला एंड 11.1 बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। So next examples are based on de Broglie wavelength. I will not discuss in this chapter about Davisson and Jarmar's experiment, क्योंकि I think it will council will remove that part, okay? So I think exercise say 11.1 you can do it by yourself.
So let us solve 11.2, the work function of cesium. So now we will do it from exercise. So the work function of cesium is 2.14 electron volt. This is given when the light of frequency, frequency is given as 6 into 10 to the power 14 hertz. Okay, photo emission. What is the maximum kinetic energy? तो maximum kinetic energy कितना होगा? Number 1, this is h nu minus phi naught. I think you guys remember the Einstein's equation. So kinetic energy maximum is equal to h nu minus phi naught. So what is h nu? H is equal to 6.626 into 10 to the power minus 34 into frequency is 6 into 10 to the power 14. इसको 6.63 ले लो माइनस 2.14. देखो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है ना, तो इसको भी हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो बाय डिवाइडिंग इट बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19. देखो इसका वैल्यू कितना आएगा कैलकुलेशन करने से. वैल्यू कैलकुलेट करना यहाँ पे मुश्किल होता है क्योंकि कैलकुलेटर्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन यू विल नॉट बी अलाउड टू यूज़ कैलकुलेटर. हाँ, so this is minus 2.14 electron volt. So if you calculate this, you will get 2.485 electron volt. So it will be 0.345 electron volt. So this is maximum kinetic energy. What is the stopping potential? So the next question is, what is the stopping potential? So you guys already know from one equation that stopping potential is equal to kinetic energy max. So EV naught is equal to 0.345 electron volt. E cancel. So stopping potential is 0.345 volt. What is the next question? What is the maximum speed of emitted photoelectron? Na? So number 3 is kinetic energy max is equal to speed means half of mv square max. So v square max is equal to 2 times of kinetic energy divided by m. तो v max कितना होगा? This much, root over twice ke divided by m. Okay. So it will be, what is the kinetic energy? This one. So it will 2 into 0.345. वो तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है ना. इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज नॉट द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी. तो कन्वर्ट इट टू एसआई यूनिट मतलब जूल. देन यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19. दिस इज 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31. सो योर आंसर विल बी, इसका आंसर तुम लोग खुद कैलकुलेट कर लेना, ठीक है. So this is about your example 11.2. This is also another very important numerical. Okay. So with this we will finish the class here for today. Next class the rest of this chapter, which is de Broglie hypothesis, that we will discuss, and I think we will be able to finish in that class itself. Okay. Done.